हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फ़लसफ़ा ज़िंदगी का में। आज बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की और पाकिस्तान की कहानी के बहाने उन लेसन्स की जो इस पाकिस्तान की कहानी से हम सीख सकते हैं। आज अभी-अभी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफ़ारिश इमरान खान के द्वारा की गई है और उनके द्वारा की गई सिफ़ारिश के विरोध में उनका विपक्षी दल अपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुँच गया है। हम जितना कानून को जानते हैं उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि नेशनल असेंबली में अल्पमत में होने की स्थिति में उनके द्वारा इस तरह की सिफारिश करना पूरी तरह गैरकानूनी है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या रुख अपनाता है। लेकिन एक बात सोचने की है कि भारत और पाकिस्तान 1947 में लगभग एक साथ आज़ाद हुए और आज हम जहाँ एक ठोस लोकतांत्रिक आधारशिला पर खड़े हुए हैं, पाकिस्तान इसी ऊहापोह में है कि उसे सैनिक तानाशाही के अंतर्गत रहना चाहिए या लोकतंत्र के। हम निरंतर देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने ना जाने कितने सैनिक तानाशाहों को झेला है और इसी ऊहापोह ने उसकी आर्थिक स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। पाकिस्तान की कहानी में एक बात हमेशा कही जाती रही है कि पाकिस्तान 3 ए के द्वारा संचालित होता है। पहला ए अल्लाह, दूसरा ए अमेरिका और तीसरा ए आर्मी। और इस कहानी ने हमेशा ये पाया है कि अमेरिका जहां धीरे-धीरे पूरी तरह पाकिस्तान की नीति निर्माण की प्रक्रिया में हावी होता चला गया, उसी समय भारत धीरे-धीरे लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत करता चला गया। मेरे ख्याल से इस मामले में हमें अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इस तरह की व्यक्तिगत सत्ता की आकांक्षा को दरकिनार रखते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया। क्योंकि ठीक उसी समय पाकिस्तान में 1953 में गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नजीमुद्दीन की चुनी हुई सरकार को जिस तरह से अपदस्थ किया था, वह एक तरह से पाकिस्तान में लोकतंत्र की सीने पर किया गया एक बड़ा प्रहार था, जिसने आरंभ में ही शैशव अवस्था में ही पाकिस्तान में लोकतंत्र को कुचल के रख दिया। रही सही कसर पूरी कर दी 1958 में इस्कंदर मिर्जा ने जिस तरह से अयूब खान को पहले अपने अधीन नायक बनाया, उसके बाद अयूब खान ने ही 13 दिन में सत्ता की लालच में इस्कंदर मिर्जा को हमेशा के लिए लंदन में एग्जाइल होने के लिए मजबूर कर दिया। इस स्थितियों ने पाकिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए लोकतंत्र के मजबूत होने की स्थितियों को समाप्त कर दिया। लंबे समय तक जब अयूब खान सत्ता पे रहे और उनके द्वारा अपने तमाम तानाशाही तौर तरीकों को अपनाया गया, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी बद से बदहाल होती चली गई थी। बाद में 1977 में जब जिया उल हक के द्वारा जुल्फिकार अली भुट्टो को अपदस्थ करके और फांसी पर लटकाया गया, वह एक तरह से पूरी दुनिया के लिए मिलिट्री कू करके और लोकतंत्र की हत्या करने का एक काला अध्याय है। इस बीच हम देखते हैं, जब भारत की तुलना करते हैं, तो जहां मैंने बताया कि नेहरू अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा, फेबियन सोशलिज्म में अपने विश्वास के द्वारा देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में निरंतर लगे हुए थे, वहीं पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही अयूब खान के नेतृत्व में पनप रही थी। इस बीच 1961 में जिस तरह चीन ने नेहरू को धोखे में रखकर और हम पर हमला किया और जिस तरह से हमारी हार हुई, उसके बावजूद जनता ने जिस तरह अपना अपूर्व विश्वास नेहरू में दर्शाया, वो दिखाता है कि नेहरू की सदिच्छाओं पर जनता का पूरा भरोसा था। बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हम वर्तमान में देखते हैं कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद जनता नरेंद्र मोदी में अपना निरंतर विश्वास दिखाती है और वही विश्वास उन्हें ताकत देता है। ठीक उसी तरह उस समय जवाहरलाल नेहरू का पूरी जनता के बीच बोलबाला था और जनता उन्हें अपना आदर्श मानकर चलती थी। 1965 में जिस तरह से 1964 में जिस तरह से नेहरू की असामयिक मृत्यु हुई और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जैसा सुयोग्य व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, उसने उन परंपराओं को आगे बढ़ाया और भारत में लोकतंत्र को और मजबूत किया। हम देख रहे हैं कि इस समय पर अगर हम पाकिस्तान की तुलना करें तो पाकिस्तान सैनिक तानाशाही के अंतर्गत लगा हुआ है। बाद में 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो लोकतंत्र लाने में सफल होते हैं और इसी समय जिस तरह से पाकिस्तान को अमेरिका पे अपना अटूट विश्वास जो था कि हमेशा जब भी कोई बात होगी तो अमेरिका हमारा साथ देगा, वो सपना टूट जाता है जब श्रीमती इंदिरा गांधी पाकिस्तान के शिकंजे से बांग्लादेश को छुड़ाकर एक अलग बांग्लादेश का निर्माण कराने में सफल रहती हैं। यह झटका पाकिस्तानी जनता के लिए एक बड़ा झटका था कि जिस अमेरिका पर वो बहुत अधिक भरोसा करके चल रहा था, वो वास्तव में उतना विश्वसनीय नहीं है। इसी बातों को आधार बनाकर जिया उल हक 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी कराने में सफल रहते हैं। जब यह घटना पाकिस्तान में घट रही है, उस समय भारत में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और जनसंघ, जनता पार्टी आदि जो तत्कालीन दल थे, गैर कांग्रेसी दल थे, वे पहली बार पूरी लोकतांत्रिक मूल्यों में
की विजय दिलाते हुए और इमरजेंसी को धता बताते हुए पहली बार गए कांग्रेसी सरकार लाने में सफल होते हैं, जो भारत में लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। क्योंकि उसके पहले जिस तरह से इमरजेंसी लगाई गई थी और जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लोकतंत्र की जड़ों पर आघात किया गया था, उससे लगा था कि शायद भारत में भी क्या लोकतंत्र अपनी जड़ें खो देगा। लेकिन हमारे तत्कालीन जो भी नेता रहे, और अलग चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उन नेताओं की मैच्योरिटी और हमारी न्यायपालिका ने जिस स्वतंत्रता स्वायत्तता का परिचय दिया, उस ठोस धरातल ने हमारे लोकतंत्र को बचाया और हम एक नई ऊर्जा लेकर वहां से आगे बढ़े। 1991 में जिस समय पाकिस्तान नवाज शरीफ के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को करने में लगा हुआ था, उस समय पहली बार हमारे देश में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में और मनमोहन सिंह के वित्त मंत्रित्व काल में देश एक नई आर्थिक नीति की घोषणा करता है। और उस आर्थिक नीति में हमने, जिसे हम कहते हैं उदारीकरण की नीति को अपनाते हैं, और वहां से हम एक विकास की नई इबारत लिखते हैं। हम देखते हैं कि जिस तरह हम तरक्की की राह पर निरंतर चले, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी स्पष्टता, लोकतंत्र में हमारी आस्था। तो हम आज के समय में अगर ये प्रश्न उठाते हैं कि आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जिनने हमें एक साथ चलने वाले देश पाकिस्तान और हम एक साथ चले, लेकिन आज पाकिस्तान कहां पीछे छूट गया और हम कहां इतने आगे आ गए, तो कौन से कारण थे जिसके कारण आज भारत बन सका है और इतनी मजबूत स्थिति में खड़ा है कि दुनिया में आज जब एक तरह से हम रशिया से तेल लेने की भी बात कर रहे हैं, तो अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि हमसे कुछ बात कर सके, और इमरान खान सिर्फ रशिया होके आ जाते हैं कि इतनी बिना पर अमेरिका उनकी फजीहत कर देता है। कि उसके सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को निरंतर मजबूत होने दिया है। न्यायपालिका की जो स्वायत्तता है उसे बने रहने दिया है। हमें हर हाल में, हर एक नागरिक होने के नाते इस बात को गंभीरता से समझना होगा कि नागरिक के अंदर इन बातों को लेकर जो कमिटमेंट है, उसने ही हमारे देश को आज वो देश बनाया है जिसकी आज पूरे विश्व में आन बान और शान मानी जाती है। एक बात हमें और नहीं भूलनी चाहिए, संक्षेप में कहना चाहूंगा कि आज श्रीलंका भी आर्थिक रूप से बहुत बुरी हालात के दौर में गुजर रहा है। उस समय कम से कम हमें ऐसी किसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। उसका एक बड़ा कारण श्रीलंका के संबंध में, जो आप में से जिन लोगों ने पढ़ा होगा, कि उसका बहुत बड़ा कारण उसका विदेशी कर्जों में डूब जाना है। और जिस तरह से कोरोना के चलते उनकी टूरिज्म की जो उनकी स्थिति थी, टूरिज्म उनका खराब हुआ, वो बहुत हद तक 10 से 15% तक टूरिज्म पर आधारित थे। उसने उनको बहुत बुरी स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर किया। उसके अलावा जिस तरीके से हम देखते हैं वहाँ ईस्टर डे पर हमले हुए थे, उसको लेकर दुनिया के जितने भी टूरिस्ट हैं उन्होंने श्रीलंका जाना बंद किया, और इस स्थिति ने उन्हें एक आर्थिक बदहाली के दौर में पहुंचा दिया। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम एक ऐसी मजबूत लोकतांत्रिक देश में है जहां कोई भी पार्टी सत्ता में हो, लेकिन उसकी नीति हमेशा स्पष्ट होती है। उसे मालूम है कि हमें किस कूटनीति का पालन करना हो। कोई भी पार्टी सत्ता में आए, वो अपनी स्पष्टता के साथ अपने उस पर चलती है। और एक ऐसे हमें अभी तक निरंतर ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो अपनी मजबूती हमेशा राष्ट्रहित में लगाते हैं। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत हितों को अपने राष्ट्रहित के ऊपर नहीं माना है। हमें अब हमेशा कोशिश यही करनी है कि हमारे लिए ऐसे ही राष्ट्राध्यक्ष, ऐसे ही प्रधानमंत्री हमें निरंतर मिलते रहें, और जिस मजबूती के साथ हम आज तक बढ़ते आए हैं, निरंतर इस राह पर बढ़ते चलें। भारतीय होने पर मुझे बेहद गर्व है। मुझे उम्मीद है आप सबको भी होता होगा जब कभी भी आप इन पड़ोसी देशों से अपनी तुलना करते होंगे। हमारे लोकतंत्र अमर रहे। लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। धन्यवाद।